गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का प्रश्न 12 तक करवा दिया था। अब ये 13वां प्रश्न है। भारत में सेवा क्षेत्रक 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। ये लोग कौन हैं? इसका उत्तर लिखना है आपको। भारत में सेवा क्षेत्रक निम्न 2 प्रकार के लोगों का नियोजन करता है। पहला, प्रत्यक्ष नियोजन। इसके अंतर्गत वैसे लोग शामिल हैं जो उत्पादन में प्रत्यक्ष अर्थात सीधे तौर पर सहायता करते हैं, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, टेलीफोन, इंटरनेट, बैंकिंग, पैसे के लेन देन जैसे ऋण, व्यापार इत्यादि रूपों में। और दूसरा पॉइंट है इसमें अप्रत्यक्ष नियोजन। ऐसी सेवाएं जो वस्तुओं के उत्पादन में सीधे तौर पर सहायता करते लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, वकील इत्यादि। उपरोक्त 2 विभिन्न तरीके से सेवा क्षेत्र के लोग नियोजित हैं। इसके बाद प्रश्न 14, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, इस विचार से पूर्णतः सहमत हैं। इसके निम्न कारण हैं। श्रमिकों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियम एवं विनिमय का पालन नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, असंगठित क्षेत्र में काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं, इस कारण श्रमिकों को अधिक काम करना पड़ता है। साथ ही उन्हें अतिरिक्त कार्य के लिए कोई अलग से भुगतान भी नहीं किया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है। यहाँ मालिक की मर्जी पर कार्य मिलता, जब चाहे जिसे रखता और जिसे निकाल सकता है। अब अगला पॉइंट है, श्रमिकों की कम मजदूरी मिलती है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग सामान्यतः अशिक्षित, अज्ञानी और होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है। मालिक मर्जी पर काम करता है, जब चाहे जिसे रखता है और जिसे निकाल भी सकता है। और उसके बाद पॉइंट है, यह श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग सामान्यतः अशिक्षित, अज्ञानी और असंगठित होते हैं। इस कारण वे नियोक्ता से समझौता कर अच्छे मजदूर कार्य के घंटे सुनिश्चित नहीं कर पाते, साथ ही वह संगठित नहीं हो पाते हैं, जिससे वह अपनी बातों को रख पाते। अतः संगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है। इसमें 4 पॉइंट है। मैंने एक पॉइंट 2 बार बोल दिया है, तो आप एक ही बार इसको लिखेंगे। अब इसका 15वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है? इसका उत्तर है, आर्थिक गतिविधियां संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत पहला पॉइंट है इसमें, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य व उद्यम आते हैं जहां रोजगार नियमित होता है। और दूसरा है, कार्य के घंटे तय होते हैं संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। तीसरा, ये संस्थाएं सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, ये सरकार के नियंत्रण में कार्य करती हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है, इस क्षेत्र में नियम एवं विनिमय का पालन किया जाता है, जैसे टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया लिमिटेड इत्यादि। इसके बाद असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे, इसके अंतर्गत छोटी छोटी एक बिक्री इकाइयाँ होती हैं जहाँ रोजगार नियमित नहीं होता है, कार्य के निश्चित घंटे भी नहीं होते हैं, ये संस्थाएं पंजीकृत होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, साथ ही कि अधिकांश इकाइयाँ सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं। हालांकि इस क्षेत्र में भी नियम और विनिमय होते हैं, परंतु उसका पालन नहीं होता है, जैसे खेतिहर मजदूर, परिवहन, ईंट भट्टा के मजदूर इत्यादि। अब प्रश्न 16वां है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें अथवा संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे संगठित क्षेत्र, इसमें लिखेंगे उद्यम या व्यवसाय की इकाइयाँ सम्मिलित की गई हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होती हैं, जैसे इंडियन ऑयल, टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रेलवे इत्यादि। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप,
संगठित क्षेत्र में रोजगार के शर्तें नियमित होती हैं तथा कार्य के घंटे निश्चित होते हैं। अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। थर्ड पॉइंट, संगठित क्षेत्र में लोगों का मासिक वेतन प्राप्त होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, संगठित क्षेत्र में लोगों के वेतन के अलावा छुट्टी का भुगतान, भविष्य निधि, पेंशन आदि लाभ भी मिलते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग है असंगठित क्षेत्र। इसमें असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत छोटे छोटे छिटपुट या व्यवसाय की इकाइयाँ सम्मिलित की गई हैं जो अधिकांश सरकार द्वारा पंजीकृत तो नहीं होती हैं, साथ ही सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे खेती मजदूर, ईंट भट्टा में कार्य करने वाला मजदूर आदि। और उसका सेकेंड पॉइंट है असंगठित क्षेत्र में बेरोजगार की कई शर्तें नहीं होती हैं, साथ ही कार्य के घंटे भी निश्चित नहीं होते हैं। यहाँ अतिरिक्त कार्य के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में लोगों का दैनिक मजदूरी मिलता है, जबकि फोर्थ पॉइंट है जबकि असंगठित क्षेत्र में कोई लाभ उपलब्ध नहीं है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, इसके अंतर्गत किसी भी मजदूर की छुट्टी की व्यवस्था नहीं होती है। अगर छुट्टी के दिन छुट्टी लेते हैं तो भुगतान नहीं किया जाता है, उनकी पेमेंट काट ली जाती है। इसके बाद ये सभी असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच अंतर है। इसके बाद क्वेश्चन है मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 उसी को मनरेगा बोलते हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित एक कानून है। इसे काम का अधिकार सुनिश्चित करने का अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, 100 दिनों के अनिवार्य रोजगार। इस अधिनियम के अंतर्गत वे सभी लोग जो काम करने में सक्षम हैं तथा जिन्हें काम की आवश्यकता है उसे सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। दूसरा, महिलाओं की प्राथमिकता। ये हेडिंग डालना है। रोजगार में कम से कम 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्रों में रोजगार में कम से कम 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तीसरा, बेरोजगारी भत्ता। यदि सरकार किसी प्रार्थी को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाती है तो उस व्यक्ति को रोजगार के स्थान पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। चौथा है भूमि संबंधी कार्य। इस अधिनियम में भूमि सुधार से संबंधित कार्य को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण आदि कार्य सम्मिलित किए गए हैं। कार्य क्षेत्र। इस अधिनियम के अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति को 5 किलोमीटर के अंतर्गत काम उपलब्ध कराया जाता है। उपयुक्त उद्देश्यों को लेकर मनरेगा 2005 संसद में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना तथा वैषम्य कीजिए। तो इसका उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र। पहले हेडिंग डालना है। तो इसके अंतर्गत अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार या सरकारी एजेंसियों का अधिकार होता है, जैसे रेलवे, भारतीय डाक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इत्यादि। दूसरा पॉइंट है, इसके अंतर्गत शामिल संस्था के उद्देश्य जनता की सेवा करना एवं उन्हें लाभ पहुंचाना है। तीसरा पॉइंट है, सार्वजनिक महत्व की चीज़ों में निवेश किया जाता है, जैसे सड़क, पुल, अस्पताल, कृषि इत्यादि। उसके बाद इसके अंतर्गत नियमों में परिवर्तन नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला हेडिंग है निजी क्षेत्रक। इसके अंतर्गत इस परिसंपत्तियों पर एक व्यक्ति की कंपनियों का अधिकार होता है, जैसे टाटा, इंडियन लिमिटेड, पतंजलि इत्यादि। इस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है निजी क्षेत्र में गतिविधियों का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना होता है। तीसरा पॉइंट है निजी लाभ के उद्देश्य से ही निवेश किया जाता है, जैसे निजी फैक्ट्री लगाना।
इनमें अपने लाभ की दृष्टि से रखते हुए कानूनों एवं अधिनियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न 19वां है, अपने क्षेत्र से एक एक उदाहरण लेकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए और चर्चा कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। इसमें सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन में रेलवे, पोस्ट ऑफिस आदि आएंगे। उसके बाद सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन में आएंगे दिल्ली जल आपूर्ति आदि। उसके बाद निजी क्षेत्रक में आएंगे टाटा रेनवैक्सी और सुव्यवस्थित प्रबंधक वाले संगठन में आएंगे उत्तरी दिल्ली विद्युत वितरण लिमिटेड। इसके बाद प्रश्न 20 है जो मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी। प्रश्न 20 से आगे जो भी जितने भी प्रश्न हैं वो आगे, अभी आपको इतना ही कॉपी में लिख के रखना है।